महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये प्रॉपर्टीज अपने नाम पर रजिस्टर कराई हैं, जिसका साफ मतलब ये होता है कि 21 मार्च 2014 से लेके नवंबर 2020 तक ये 19 जो प्रॉपर्टीज थी खरीद ली गई थी, लेकिन ये उनकी बेनामी प्रॉपर्टीज थी। तो ये मामला जो है बेनामी प्रॉपर्टीज का मामला है। ये मामला जो है बहुत बहुत सीरियस इसलिए है क्योंकि ये उस व्यक्ति से खरीदी गई हैं जिसके सुसाइड का केस अभी चल रहा है और फ्लोर ऑफ द हाउस में एक बंद केस, क्लोज केस को आर्बिट्ररी तरीके से वहां के होम मिनिस्टर ने खोला और उसके बाद बड़े इलीगल, बड़े ड्रामेटिक तरीके से एक राष्ट्रवादी पत्रकार को आपने उठा लिया उनके घर से और जेल में ठूंस दिया। बात यह है, तो जब ये सारी तमाम चीजें संज्ञान में आती है तो लगता है कि अर्नब गोस्वामी जी की कोई गलती नहीं थी, कहानी कुछ और है। 175 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला है, 175 करोड़ हिंदुस्तान। और उससे बड़ी बात आज मैं आपको बताती हूं, जब ईडी ने पिछली बार इनके घर में छापा मारा था तो हिंदुस्तान, आपको मालूम है आप क्या मिला था उनके घर में? प्रताप सरनायक, शिवसेना के सीनियर लीडर, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हिंदुस्तान के, और उनके घर में ईडी ने रिकवर किया पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड। अब क्या ये सीरियस मैटर नहीं है? देखिए ऐसा है संचित, ये बहुत बड़ा घोटाला निकल करके सामने आया है। किरीट सोमैया जी जो भारतीय जनता पार्टी के वहां के भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने 8 जनवरी को एक ट्वीट किया, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद तमाम जानकारियां, सनसनीखेज खुलासा कर डाला उद्धव ठाकरे जी जो महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में। और जानकारी कोई छोटी मोटी नहीं है, जानकारी बहुत बड़ी है। जानकारी और विषय यह है कि उन्होंने 21 मार्च 2014 को अन्वय नायक से 19 फ्लैट खरीदे थे। इन फ्लैट्स का जो टोटल एरिया है वो है 23,500 स्क्वायर फीट और इसकी जो कीमत है वो है 5.29 करोड़। 23,500 स्क्वायर फीट इसका एरिया है, 5.29 करोड़ इसकी कीमत है। अन्वय नायक से खरीदा है। अन्वय नायक हिंदुस्तान में आज आपको याद दिला देना चाहती हूं कौन है। अन्वय नायक वही व्यक्ति है जो एक इंटीरियर डिजाइनर थे जिन्होंने 2018 में आत्महत्या करी थी अपनी माताजी के साथ और केस उनका क्लोज हो गया था। उस केस को रीओपन किया गया था और उसी आत्महत्या के केस में अर्नब गोस्वामी जी को जेल की सलाखों के पीछे इल्लीगली डाला था महाराष्ट्र की सरकार ने। ये वही अन्वय नायक हैं, उन्हीं से ये 19 फ्लैट की प्रॉपर्टी 21 मार्च 2014 को उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और उन्हीं के एक एमएलए हैं रविंद्र वायकर, उनकी जो पत्नी है मनीषा वायकर, इन तीनों लोगों ने साझेदारी में खरीदी। विषय यह है कि उन्होंने उसके बाद जो चुनावी हलफनामा होता है ना, उसमें आपको अपने पूरा लेखा जोखा देना होता है। पूरी प्रॉपर्टी 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जो भी है, चल अचल संपत्ति सब डिक्लेयर करनी होती है। उन्होंने ये 19 जो फ्लैट थे जो 2014 में उन्होंने खरीद लिया था, उसकी कोई भी डिटेल्स उसमें नहीं दी, इनको डिक्लेयर नहीं किया चुनावी हलफनामे में, जो इलीगल है, जो क्राइम है। अगेन अब निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उसको इनको देखना चाहिए, आई एम श्योर देखेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने अपने नाम पर जो रजिस्टर कराई हैं वो नवंबर 2020 में कराई हैं, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं पूरे। नवंबर 2020 में उन्होंने, यानी कि मुख्यमंत्री साहब ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये प्रॉपर्टीज अपने नाम पर रजिस्टर कराई हैं, जिसका साफ मतलब ये होता है कि 21 मार्च 2014 से लेके नवंबर 2020 तक ये 19 जो प्रॉपर्टीज थी खरीद ली गई थी, लेकिन ये उनकी बेनामी प्रॉपर्टीज थी। तो ये मामला जो है बेनामी प्रॉपर्टीज का मामला है। ये मामला जो है बहुत बहुत सीरियस इसलिए है क्योंकि ये उस व्यक्ति से खरीदी गई हैं जिसके सुसाइड का केस अभी चल रहा है और फ्लोर ऑफ द हाउस में एक बंद केस, क्लोज केस को आर्बिट्ररी तरीके से वहां के होम मिनिस्टर ने खोला और उसके बाद बड़े इलीगल, बड़े ड्रामेटिक तरीके से एक राष्ट्रवादी पत्रकार को आपने उठा लिया उनके घर से और जेल में ठूंस दिया। बात यह है, तो जब ये सारी तमाम चीजें संज्ञान में आती है तो लगता है कि अर्नब गोस्वामी जी की कोई गलती नहीं थी, कहानी कुछ और है। और हंसी की बात तो ये है, तमाशे आप देखिए एक के बाद एक, जिस तरीके से शिवसेना के गोरख धंधे नेताजी लोगों के निकल करके आ रहे हैं ना। मजेदार बात यह है, अभी संजय राउत जी की पत्नी का किस्सा आप लोगों को पता है, पीएमसी बैंक घोटाला, उसके जो मुख्य आरोपी जो 95 करोड़ डकार मतलब खा गए और डकार भी नहीं ली, प्रवीण राउत जो इनके भाई रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी जो है माधुरी राउत, वो
मैडम वर्षा रौत जो संजय रौत की पत्नी, उनको 55 लाख रुपए देती है। हमको तो कोई 55 पैसे नहीं देता, इनको 55 लाख रुपए दे देते हैं। उसमें कोई EMI नहीं है, कुछ नहीं है। ईडी इनको भेजती है, सम्मन जाते नहीं। अभी 11 तारीख को उनको फिर से जाना है, कल जाना है, पेशी है, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो, कॉफी विद ईडी। तो देखते हैं कल ये क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग में क्या चीजें बताते हैं। बहुत बड़ा घोटाला है PMC बैंक घोटाला, सामान्य लोगों का पैसा डकार लिया गया है वधावन ब्रदर्स एंड प्रवीण रौत के द्वारा। उसके बाद आप सब लोगों को प्रताप सरनायक याद होंगे। प्रताप सरनायक बिगड़े बोल वाले नेताजी, बिल्कुल संजय रौत की तरह। जब ये तमाम चीजें चल रही थी तो क्या क्या बातें उन्होंने बोली थी, हिंदुस्तान खोजिएगा, आप लोग भी देखिएगा। अब प्रताप सरनायक और उनके दोनों बेटों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ईडी ने अभी उनको समन भेजा था 2-3 दिन पहले, तो बोलते हैं जी मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं नहीं आ सकता, मेरे दिल में दर्द हो गया। तो दिल में तो तुम्हारे दर्द होना ही है, पेट में दिल में दर्द होना है। पिछली बारी बोला मुझे कोविड हो गया। मतलब जब ये लोगों को पिटवाते हैं, लोगों के घर में बुलडोजर चलवाते हैं, लोगों को हरामखोर बोलते हैं, लोगों के सर मुंडवा देते हैं, बेचारे शरीफ लोगों को ट्विटर पे कुछ लिखने के लिए जेल के अंदर ठूंस देते हैं और उनको जेल से बाहर नहीं निकलने देते, तब ना इनको कोविड होता है, ना इनके दिल में दर्द होता है, ना तकलीफ होती है। लेकिन अपने ऊपर अगर ईडी कुछ सही प्रश्न पूछ रही है जो जिसकी उनके पास लीड है, तो ये बीमार पड़ जाते हैं। और छोटा मोटा केस नहीं है प्रताप सरनायक के ऊपर, 175 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला है। 175 करोड़ हिंदुस्तान। और उससे बड़ी बात आज मैं आपको बताती हूं, जब ईडी ने पिछली बार इनके घर में छापा मारा था तो हिंदुस्तान आपको मालूम है आप क्या मिला था उनके घर में? प्रताप सरनायक, शिवसेना के सीनियर लीडर, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हिंदुस्तान के, और उनके घर में ईडी ने रिकवर किया पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड। अब क्या ये सीरियस मैटर नहीं है? पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड प्रताप सरनायक के घर में क्या कर रहा था? क्या इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या पता नहीं चलना चाहिए कि किसका है, क्या चल रहा है, क्या कहानी है, अंडरवर्ल्ड है क्या नहीं है? बहुत सीरियस मैटर है और इसलिए ईडी इनको सम्मन भेज रही है, प्रश्न कर रही है। और जैसे ही इनके ऊपर इंक्वायरी बैठती है तो पॉलिटिकल वेंडेटा, हाई पॉलिटिकल वेंडेटा खेलने लग जाते हैं। बताओ, मतलब इनको तुरंत बोले ये कमल वाले हमारे पीछे पड़े। मेरे काहे के कमल वाले पीछे पड़े? ईडी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, अपना काम कर रही है, उसके पास पुख्ता सबूत है, तभी वो भेजेगी। ये थोड़ी ना कि ईडी एक दिन सुबह उठ जाएगी, बोलेगी ओहो कुछ काम नहीं है करने के लिए, क्या करें, चलो प्रताप सरनायक जी के साहब से मिल लिया जाए, चलो वर्षा रौत मैडम से मिल। ऐसे नहीं होता है भाई साहब, ऐसे नहीं होता है। अगर गलती है तो भैया प्रश्न भी किए जाएंगे, पूछा भी जाएगा। अब जो लेटेस्ट जानकारी आज फिर किरीट सोमैया जी ने दी है कि प्रताप सरनायक की काफी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है ईडी ने, वहां पर अपने बोर्ड लगा दिए हैं। तालियां बजनी चाहिए और ईडी को साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि ये तमाम जो इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, वो जो 100 करोड़ हैं वो डाइवर्ट किए गए और उससे खरीदी गई है। तो ये बहुत संगीन अपराध हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के द्वारा महाराष्ट्र के। हाँ जी, वही ममता मैम, एक और चीज़ यहाँ पर सामने आती है, जिस तरीके से बार बार लगातार वो राष्ट्रवादी लोगों को टारगेट करते रहे और अब वो खुद ही फंसते हुए जा रहे हैं। लेकिन एक बात हमने ये देखी है कि संजय राउत बार बार लगातार अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से हाईलाइट तो रहे हैं, लेकिन अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर ये सारी बातें झूठी निकली उनकी, चाहे वाइफ पर चाहे, तो मैं गीले जूते से पिटाई करूंगा। तो ये गीले जूते से पिटाई किसकी करेंगे? क्या ये भाजपा को टारगेट कर रहे हैं या फिर ये ईडी को बोल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि लकड़ी टूट गई लेकिन बल नहीं गया, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए ऐसा है संजय राउत जी ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि इनकी कैसी शब्दावली है। गीले जूते से पिटाई करूंगा, नंगा आदमी हूँ, उखाड़ दूंगा, पटक दूंगा, धर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे ये पुराने पत्रकार हैं, सामना मुखपत्र के संपादक हैं, शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और वक्ता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है, आप किसको मारेंगे गीले जूते से? वाकई क्या जनता को मारेंगे? क्या भाजपा के बारे में आप ऐसी बात कर रहे हैं? या फिर आप ईडी जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आप उनके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? और ईडी ने अगर सम्मन भेजा है तो मैं कहती हूं संजय राउत जी, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? सांच को आंच काहे की? अगर आपने लोन लिया है 55 लाख का इतने साल पहले, तो वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा, वो आपने डिक्लेयर किया होगा, आपने उस पर EMI भी तो भरी होंगी ना। अब भाई देखिए ना राउत साहब, जब हम लोग लेते हैं ऐसा लोन वोन कहीं से, तो हर महीने हम EMI कटती है, और अगर बेचारा कोई डिफॉल्ट कर जाए तो बैंक वाले पुलिस लेके घर आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं कि EMI दो, नहीं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त। तो आपने भी दी होगी,
आपने उसकी EMI भी दी होंगी भाई, अब फ्री में थोड़ी ना आपको इतना बड़ा लोन कोई देगा। तो जब आपने वो सारे काम किए हुए हैं तो काहे को इतने बड़े बोल बोलने हैं, काहे को इतने बिगड़े हुए बोल बोलने हैं। मैं कहती हूँ 100 बार बुलाए सम्मन भेज करके ईडी, जाइए उनके सामने बैठिए, एक एक प्रश्न का बिंदास जवाब दीजिए, बल्कि वो कुछ प्रश्न भूल जाए तो उनको बोलो अरे भैया ये भूल गए, ये भी पूछ लो, उसके बाद वरना फिर बुला लोगे तुम, आज ही खत्म करो, सारे प्रश्नों के जवाब दीजिए, खुल के दीजिए। देखिए ऐसा है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है तो आप ईंट का जवाब पत्थर से दे दो, एक एक जवाब दे दो, उसके बाद ईडी आपको कुछ नहीं बोलेगी, छोड़ देगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको यही लग रहा हो जाता है कई बारी, क्या हो जाता है कई बारी कि भाई कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े नेता जो क्या करते हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा खेलते हैं, विच हंट करते हैं लोगों का, तो तंग करते हैं अपनी पार उठा करके उन शरीफ सज्जन सच बोलने वाले लोगों को। समझ रहे हो संजय राउत जी मेरा इशारा किधर है? लेकिन जब उन पे केस चलता है तो सुप्रीम कोर्ट आदि सब उनके साथ खड़े हो जाते हैं, हिंदुस्तान की जनता भी खड़ी हो जाती है, तो आपने भी कुछ नहीं किया होगा तो आपके साथ भी वैसे ही होगा। राउत साहब काहे घबरा रहे हैं आप, इतना काहे दिल पे ले रहे हैं भाई? ये भीगे जूते सूखे जूते की बात ना करें, थोड़ा आप अपना सम्मान अर्जित करें, ऐसा ना करें। क्या लगता है मैम आपको कि अब क्या संजय राउत जो बात बात पर छोटी मोटी टिप्पणी जो करते थे राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ, या फिर जो लोग उनको नापसंद थे उनके लिए ट्वीट कर हरामखोर बोल देते थे, किसी का सर मुंडवा देते थे, कि तो क्या अब जब उनकी खुद की बीवी पर या फिर उद्धव ठाकरे की वाइफ पर या फिर उद्धव ठाकरे पर जब उंगलियां उठ रही तो इस पर भी कोई ट्वीट करेंगे, इसकी भी थोड़ी बहुत आलोचना भी करेंगे, या शिवसेना का कोई भी नेता इस चीज़ पर कोई टिप्पणी करेगा? क्या बात कर दी आपने, करेंगे। जैसे ही वर्षा राउत को ईडी ने सम्मन भेजे, 3 सम्मन के बाद तो वर्षा राउत गई और उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली अपने शिवसेना के लोगों से, और तभी बोल दिया मैं तो नंगा आदमी हूँ, मैं तो देख लूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, कैसे बुला देंगे, उखाड़ दूंगा, पटक दूंगा, तभी इन्होंने किया। तो आप मतलब ये और इन सब चीज़ों के ऊपर कुछ बोलें, कुछ नहीं, ये उल्टे बिगड़े हुए बोलेंगे। इन्होंने राष्ट्रवादी लोगों को बिल्कुल परेशान किया, कंगना रनौत के घर में इन्होंने बुलडोजर चलवाया, और अर्नब गोस्वामी को किस तरीके से तंग किया वो हम सब ने देखा, उनकी पत्नी उनके बेटे के ऊपर तक FIR करा दी। आप सोचिए कितने दुख की बात है, एक रिटायर्ड 62 वर्ष के नेवल वेटरन को पिटाई करवा दी अपने गुंडों से, जिनको ये शिव सैनिक बुलाते हैं, एक लड़के का सर मुंडवा दिया। मतलब ये तमाम काम कर रहे हैं। एक जो नागपुर वाले जो व्यक्ति हैं वो बेचारे क्या कर रहे थे भाई, लिख रहे थे ना, अपना डिसेंट जता रहे थे ट्विटर पे, उनको कितनी बार जेल के अंदर डाला है, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो ये मतलब जो लोग सच बोलेंगे, जो आपके साथ अग्री नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज आप सत्ता में हो तो आप इस तरीके का व्यवहार करेंगे, ये गलत है। और आपके मतलब आपके घर वाले तो घर वाले, बाकियों के घर वाले क्या बाहर वाले, मतलब वो सड़क वाले, वो मतलब रोडपति, और आप हो अरबपति खरबपति, कि आपको कुछ ना बोला जाए क्योंकि आप लोग नेता लोग हो। ऐसे नहीं चलता ना, कानून तो सबके लिए बराबर है। कोई नेता इस देश के अंदर कानून, संविधान और विधान से ऊपर न था, न होगा, न होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बात मैं मानती हूँ, और कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी गलती करता है तो क्या उससे पूछताछ नहीं की जाती है? क्या वो बार बार जाते नहीं है जब उनको बुलाया जाता है? और अगर वो बेगुनाह होते हैं तो अपने बेगुनाही का सबूत देते हैं, और हमारी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उनको तंग नहीं करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।